क्वेश्चंस किए थे हमने फिजन फ्यूजन के ऊपर, ठीक है, एंड अच्छा खासा नॉलेज भी हमने हासिल किया था। आज कंटिन्यू करते हैं उसी के ऊपर, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन इजीली बी शोड, नहीं है वो, इट वुड बी slowed down. Fast neutrons can be easily slowed down by, क्या रहेगा बताओ? ए रहेगा ना? ए तो नहीं रहेगा सर, बी would be the proper choice because सर ए से भी होता है ना, पर रोक देता है। मिल जाएगा देखो, थोड़े देर में इसका जवाब मिल जाएगा देखो इसका। एंड क्यों हैवी वाटर ज्यादा सेफ है ये भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर में एक डायग्राम आएगा, और डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑप्शन ए इतना सही साबित नहीं होता है। आई विल टेल यू दैट। तो इसका तो आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दैट ओनली, ठीक है। देन पहचान कौन सा रिएक्शन है ये? कौन सा रिएक्शन है ये? फ्यूजन। वेरी गुड, फ्यूजन। पहली बात तो दो हिंट आता है जिससे ये चीज कंफर्म होता है। पहला हिंट, हाइड्रोजन बन रहा है हीलियम में, गेटिंग इट? हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड to helium. Another one, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाय प्रोडक्ट एनर्जी। मैंने आपको बहुत बोला था कि भाई 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 26 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट में भी कोई भी वैल्यू अगर दिया है तो इट इज अ वैलिड आंसर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। दैट इज व्हाट इज सीन एब्सोल्युटली एंड क्लियरली। सो द आंसर इज फ्यूजन। वैसे दो अफर्मेशन है हमारे पास, इसलिए हमने उसको बिंदास टिक कर दिया। And here comes a question which is based on mass effect. Over to you guys. Uranium 0.1% disintegrate हो रहा है, 0.1%। जो भी उसका ओरिजिनल मास है, उसके ओरिजिनल मास का 0.1% वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एंड क्वेश्चन में बोला है 1 किलो यूरेनियम यूज किया तो कितना एनर्जी रिलीज होएगा? Options are in joules, so you can follow the standard protocols. It's absolutely fine. 1 किलो का 0.1% निकालना पड़ेगा. That would be turning out to be the mass defect. इतना हिंट दिया तुमको काफी है। बताओ क्या आंसर आना चाहिए? थोड़ा सा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं। कैमरास ऑन रहेंगे रे सबके। क्या बोला त्रुशिल? आवाज नहीं आ रहा तेरा, अटक रहा आवाज। ऑप्शन सी, 9 into 10⁻², ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? अरे रे, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, ठीक है। काफी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अगर तुमने गलती कर दिया ना, सिली मिस्टेक तुमको कैसे तबाह कर सकता है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। अभी त्रुशिल तेरे से एक जीरो का गड़बड़ हो गया रहेगा, तूने 0.1 को 1% ले लिया रहेगा, या तूने कुछ अलग कर दिया रहेगा। मास डिफेक्ट वुड बी 1 kg का 0.1%, 1 kg का 0.1% मतलब 0.1/100 होएगा। एंड ये 0.1 into 100 को ही मैं 10⁻³ लिख सकता है ना रे। Therefore डेल्टा एम कितना आ रहा है? 1 into 10⁻³ kg, ये मेरा डेल्टा एम है।
अगर मेरा ऑप्शंस, हाँ गाइस बात पे गौर फरमाना, अगर मेरे ऑप्शंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते, अगर मेरे ऑप्शंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते, तो मैं ये डेल्टा एम को 931 मल्टीप्लाई करता था सीधा, है क्या नहीं? क्योंकि 931 मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ जाता था सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट यहाँ पे इन्होंने जूल में दिया हुआ है, तो जूल में दिया है तो एनर्जी वुड बी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ into C, 3 into 10⁸ का square, which is 9 into 10⁻16. 16 minus 3. This is the answer. समझ में आया? E is equals to delta mc square. 9 into 10⁻13 joule is the answer to this question. तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन सी बताया है, दे आर परफेक्टली करेक्ट। समझ गए? पक्का? जिनको भी नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए बताया था, आई डोंट नो व्हाई, प्लस माइनस करने को नहीं जमा, तो ऐसा सब होता है इधर, थोड़ा सा संभालने का यहाँ पे। ओके, सो दिस इज योर question based on mass defect. Let's move a bit further. Which of the following are is suitable for the fusion process? Fusion के लिए इनमें से कौन सही है? It's a very lame question though. Anyone can answer. D. Obvio है क्या नहीं? ये एक बहुत बोलते तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? लाइट न्यूक्लियाई, रीजन बता सकते कोई? Why light nuclei? Why can't heavier nuclei can be used? Can anyone tell me the reason? Reason क्या है? ये बात तो पता है। Binding energy increases. heavy nuclei बनेगा ना? Binding energy is the reason. Yes, very good. ऑलरेडी हाइड्रोजन जैसा छोटा सा बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट को फ्यूज करने के लिए 10⁵ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। और कोई अगर हैवियर न्यूक्लियाई को तुम फ्यूज करने का सोच रहे हो, तो फिर उसको तो और ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, और इतना ज्यादा टेम्परेचर तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है कहीं पे। दैट इज द रीजन लाइट न्यूक्लियाई आर द मोस्ट प्रेफर्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो ये एक और क्वेश्चन खत्म किया हमने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग खुद ही यूज करते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है गाइस? ऑप्शन 931, option D. ऑप्शन डी। ये तो हम लोग खुद ही यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, ऐसे सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा टिक करके आने का होता, थर्ड करके। ये करो, चलो लग जाओ काम पे। गो फॉर दिस। Which one of the following is correct equation? E energy है, C speed of light and P momentum है, linear momentum। अभी हमको पता है E is equals to mc square है, ये हमको मालूम है, बट हर एक ऑप्शन के LHS में देखना जरा, हर एक ऑप्शन के LHS में E स्क्वायर है, तो अपन को भी चुपचाप वही करना चाहिए ना जो दिख रहा है वहां पे ऑप्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे E square is equals to m square c raised to 4, which can be written as m square c square into c square। c raised to 4 को ही लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है? अब m square c square, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m into c, p square is m square c square, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? p square आ जाएगा। Therefore this would be E square is equals to P square C square।
So option A is the correct answer. समझा क्या रे सबको? कैसे आता है ये, कहाँ से आता Yes, है? sir. Yes, sir. थोड़ा आसान क्वेश्चन है और अभी हमारे सामने मौजूद है न्यूक्लियर फ्यूजन के क्वेश्चन और हमको मालूम है ऑलरेडी इनका आंसर आता है 22 से 30 के बीच में और क्वेश्चन को जानबूझ के गुमराह करने के लिए 22, 24, 30 तीनों ऑप्शन देके रखा है. प्लीज कैरी ऑन. मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करिए और बताइए क्या आंसर आता है. थोड़ा कैलकुलेशन संभल के करना. ऑल द डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट. Okay, many people are with option C. Let's see. तो ये मास डिफेक्ट 2 हाइड्रोजन माइनस 1 अल्फा, इसको 931 मल्टीप्लाई करेंगे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है. मैंने तुमको पहले ही बोला था ऑल द डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट. So when I say all the digits are important, you have to consider them. You can't ignore it. Okay? चलिए. Option C is the answer to this. Something which is like very visual. बाइंडिंग एनर्जी का कल लास्ट लेक्चर में सीखा था हमने, तो पहचान सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंट पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने और तुमको पता है कि क्या होता है उस सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अराउंड में. बताओ बे, इतना टाइम क्या लगा रहे? Option C. Yeah, option C is the right answer. The reason is Fe56. Getting it? Fe56 is the main trait जो हम ग्राफ पे पकड़ते हैं. हमको पता है कि Fe56 तक सब कुछ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद धाड़ नीचे, सीधा नीचे गिरेगा. वही हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ना. ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए तो कुछ भी 120, 90, 180 ये सब में तुमको सिखाया नहीं है. तुमको सिखाया एक है, वो है ऑप्शन सी. गेटिंग? तो ये हमने यहाँ पे करके ऑप्शन सी को टिक किया. ठीक है, चलो एक और थोड़ा एमसीक्यू करते हैं. ये स्लाइड जरा हो गया. लेट मी लोड अनदर स्लाइड फॉर यू. थोड़ा सा थियरी है, जानकारी है, वो जानकारी लेते हैं पहले. देन वी वुड मूव टू द एमसीक्यू. अगेन वी वुड मूव टू एमसीक्यूज. रेडियोएक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशंस. प्रॉपर्टीज मतलब अल्फा बीटा गैमा. अभी अल्फा बीटा गैमा जो है, तू बॉडी को कुछ कर मत कर, वो खुद ब खुद ही डिसइंटीग्रेट होता है. कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तुमने उसको कुछ भी नहीं किया तो भी वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होते रहता है. तुमने उसको उठा के रखा एटमॉस्फेयर में, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के चक्कर में धड़ाधड़ एमिशंस करते रहेगा, कंटिन्यूअसली एमिशंस करते रहेगा, कंटिन्यूअसली. सो ये प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी करके कहते हैं. इन्वेंशन तो काफी पुराना है, लाइक ऑलमोस्ट 1900 के आसपास, 1896 में हेनरी बैकरल, इन्होंने ये चीज का रिसर्च किया था और इन्होंने बताया कि भाई 82 के ऊपर के जितने भी मास नंबर है वो बराबर नहीं है. गेटिंग इट? दे emit radiations continuously and they are very unstable, so they gave it a name radioactive. Then ये phenomena को नाम दिया गया radioactivity. Then this radioactivity got so famous that people started doing research on it and इसके ऊपर काफी ज्यादा results निकल के आए. तो हमने देखा कि भाई लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने आपको कि अल्फा बीटा और गैमा ऐसे 3 डीके यहाँ पे होते रहते हैं. अल्फा डीके मतलब हीलियम का गायब हो जाना, बीटा डीके का मतलब होता है या तो पॉजिट्रॉन का गायब हो जाना या तो इलेक्ट्रॉन का गायब हो जाना, एंड गैमा डीके तो आपको मैंने बताया है, इट्स अ हाई एनर्जी फोटोन एमिशन व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू मास डिफेक्ट. देन इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये तो आपको मैंने रटवा के छोड़ा, ये चीज सम्स भी की है इसके ऊपर हमने. तो कुछ प्रॉपर्टीज है, नॉट सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बट जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो बेसिक है, बहुत ज्यादा तुमने बचपन में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी के 12th के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. तो पता है, वी नो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड गामा आर न्यूट्रल थिंग्स.
So accordingly they are attracted and deviated from the negative poles and positive poles. समझने वाली बात और याद रखने वाली बात यह है कि अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी स्लो होता है, बीटा अल्फा से थोड़ा तेज होता है, और गामा सबसे तेज होता है। गामा का वेलोसिटी ऑलमोस्ट लाइट के वेलोसिटी के इक्वल में होता है। तो गामा रेस एक मीडियम में बहुत तेजी से ट्रैवल करेगा, बहुत तेजी से। ऑन द अदर हैंड अल्फा थोड़ा स्लो ट्रैवल करेगा। अब आयनाइजिंग ताकत दोनों में है, बट इन कंपैरिजन विद अल्फा एंड गामा मैक्सिमम आयनाइजेशन कौन कर पाएगा? अल्फा। क्यों? अल्फा का वेलोसिटी कम है, तो एक एक आयन को टच करके, उसको प्रभावित करके, उसको इन्फ्लुएंस करके वो आयनाइज करके छोड़ देगा। ऑन द अदर हैंड गामा बहुत तेज है, करके इतना कुछ खास आयनाइज कर नहीं पाएगा। गेटिंग इट? देन पेनिट्रेशन पावर का बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे सुपीरियर है, इवन लेड को भी वो पार करके जा सकता है। और अगर तो ऋषिकेश यहाँ पे देखेगा तो देखो दिखेगा न्यूट्रॉन पेपर को पार कर लिया, ठीक है, स्किन विन टिश्यूज को पार कर लिया, मेटल को पार कर लिया, बट वाटर को पार नहीं कर पा रहे, कंक्रीट को पार नहीं कर पा रहे, लेड तो बहुत दूर की बात है। समझा ऋषिकेश कि क्यों उसका आंसर वहां पे न्यूट्रॉन का आंसर ये नहीं था? क्योंकि उधर पे अपने को न्यूट्रॉन को स्लो करने का है, रुकाने का नहीं है। समझ रहे? कंक्रीट का चेंबर, लेड का चेंबर रखते हैं, वो रुक जाएगा, वो स्लो नहीं होएगा, खत्म हो जाएगा। एंड अल्फा तो आप देखोगे तो अल्फा तो बेचारा पेपर को भी पार नहीं कर पाता है, बिकॉज उसका वेलोसिटी बहुत कम है। एंड गामा का बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी है, तो वो तो भाई आर पार चले जाते हैं, सीधा सुनते नहीं किसी के भी। तो ऐसी यहाँ पे एक छोटा सा मीमोग्राफ बनाया है इन्होंने कि ऐसी एक रेस लग जाता है अल्फा बीटा गामा में, तो हमेशा रेस गामा ही जीतता है, क्योंकि फंस जाते हैं ना, बाकी के पार ही नहीं कर पाते। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो तुमको ट्रेजर करना है, याद रखना है। ओके, बाकी सब तो तुमको सिखाया ही है, ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ मेरे को लगता भी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, बट या इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। तो चलो एमसीक्यू पे चलते वापस। पहचानिए भाई साहब, which of the following nuclear reaction is not possible? इनमें से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? Which of the following nuclear reactions are not possible? कैसे पता लगाते? मास नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर होना चाहिए। जस्ट चेक किसमें मास नंबर सेम है और किसमें सेम नहीं है। जिसमें सेम नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल। डी में नहीं होता। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। डी। या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू इट। आप देखेंगे ऑप्शन डी में बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा सा ऐसा एग्जाम में भी ना थोड़ा ध्यान तेज रखने का रही, ठीक है? कोई भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए कभी भी। सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। अभी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही एमसीक्यूज है हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक एट दोस एमसीक्यूज। काफी इजी है, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है वही दे रहा हूं तुमको मैं। गो फॉर दिस क्वेश्चन मैन। ये क्वेश्चन के लिए ट्राई करिए अभी। ऑप्शन है। एक एक करने से अच्छा एक साथ सब अल्फा निकाल लो, एक साथ सब बीटा माइनस निकाल लो, एक साथ सब बीटा प्लस निकाल लो। हाँ, और जरा ध्यान दो उधर बीटा माइनस और बीटा प्लस है, कन्वीनियंटली होएगा। ठीक है, तुम खाली बीटा लेके करोगे, तुमको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन में मिलेगा और तुम बोलोगे और तुम फंस भी जाओगे फिर। ओके, वेरी गुड तनिष्क।
ओके, तनिष, चेतना और यश, प्रतीक और अंशु यादव का आंसर बराबर है। ओके, अभी सबका आने लग गया है आंसर, वेरी गुड। तो ये अभी कैसा आ रहा है आंसर बराबर? क्योंकि पहले तुम कांड कर रहे थे ना, तुम लोग जल्दबाजी करते हो। यही चीज तुम अभी आज तुम घर पे बैठे हो और घर पे बैठे बैठे खुशी के माहौल में तुमसे रॉन्ग हो रही है चीज। उधर एग्जाम हॉल में जब तुम जाके बैठोगे उधर पे तुम ऐसे सब क्वेश्चंस में कांड करके आ जाते हो। और बुरा तभी लगता है जब इतना सिंपल क्वेश्चन जिसमें सुपीरियर मार्क्स निकाल सकते थे वहां पे तुम मार्क्स खो बैठते हो। इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, सो प्लीज डोंट डू दैट। यहाँ पे ये 82, 74, 76, A78 ये ऐसा ऑप्शन है। चारों ऑप्शन आता है, बच्चा अगर मिस्टेक करेगा ना चारों ऑप्शन आते हैं, चारों। बट अल्टीमेट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि 4 अल्फा है, तो 4 अल्फा है तो फिर वो 8 से उसका वैल्यू कम होएगा। सॉरी 4 अल्फा है ना, 4 अल्फा, हाँ बराबर 16 से, 4 नहीं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 8 अल्फा है, 8 अल्फा है तो 16 से कम होएगा। गेटिंग इट? उसके बाद में 4 बीटा माइनस है, तो बीटा माइनस मतलब प्लस होता है, तो 4 से प्लस हो जाएगा। फिर 2 बीटा प्लस है, 2 बीटा प्लस है मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो 2 से कम होएगा। अल्टीमेटली ऐसा प्लस माइनस करने के बाद में आंसर तुम्हारा 78 आएगा। ये छोड़ो, ये तो बकवास क्वेश्चन है। ये करो, ये करो, फिर अपना पूरा कवर हो जाएगा प्रॉपरली। इन द फॉलोइंग रिडक्ट सीरीज कितना अल्फा कितना बीटा क्या हो रहा है, खाली बोले कि एक अल्फा गया फिर एक बीटा गया और फिर लास्ट में कुछ तो एक मिस्टीरियस चीज हुआ है। तुमको बोला है पहचानो कौन क्या है यहाँ पे। ओके, ऐसा कब होएगा जब एक क्वेश्चन का आंसर सबका सही रहेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों का एक ऑप्शन है और 10% लोगों का एक अलग ही ऑप्शन आ रहा है। The answer is option C. Option C is the answer, guys. मुझे एक्सप्लेन करने जैसा तो है नहीं खास, just the same thing again and again, again and again. Okay, quite flexible enough, yeah. Now you know how to deal with it. Try to understand the gravity of it. समझ गए? पक्का? चलिए, तो these were some MCQs we wanted to discuss, and they are done now.